जय हिंद प्यारे साथियों, जोहार आप सभी को। चलिए शुरुआत करते हैं। आज के पहले टॉपिक है जिसका हम पढ़ने वाले हैं, जनरल साइंस का ये पार्ट 1 होने वाला है। तो झारखंड माटी के एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है और यहाँ पे आपको जितने भी टॉपिक है सब्जेक्ट वाइज आपको कवर करवाए जा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज के पहले सवाल पे आते हैं। आज का पहला सवाल है और आज हम लोग जो पढ़ेंगे यहाँ पे साइंस के इम्पोर्टेंट MCQ कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे साइंस के इम्पोर्टेंट MCQ जो वो कवर करेंगे। पहला सवाल आपका पूछा गया है कि भार का एसआई मात्रक क्या है। तो भार का एसआई मात्रक की अगर बात करें तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा न्यूटन। क्या हो जाएगा? न्यूटन। अब यहाँ पे केजी दिख रहा है, तो केजी की अगर बात करें तो केजी को हम सिंबल ये देते हैं, न्यूटन को एन से डिनोट किया जाता है। केजी जो है यह द्रव्यमान का मात्रक है, यह द्रव्यमान का मात्रक है। ओम अगर बात करें तो यह प्रतिरोध का मात्रक है, प्रतिरोध का मात्रक है। जबकि वाट अगर बात करें तो यह शक्ति का मात्रक है, यह शक्ति का मात्रक है। अगला सवाल है कि हड्डी किस प्रकार के ऊतक से ऊतक है। हड्डी किस प्रकार का ऊतक है, यह आपसे पूछा गया कि हड्डी जो है वो किस प्रकार का ऊतक है। तो शरीर में कुछ प्रकार के ऊतक आपको देखने को मिलते हैं। उन ऊतकों में अगर हम बात करें, है ना, उन ऊतकों में अगर हम बात करें तो ये कुछ प्रकार के ऊतकों के बारे में हमको जानने के लिए मिलता है यहाँ पे। जैसे सबसे पहले आपको ऑप्शन दिख रहा है संयोजी ऊतक, जो कि इसका आंसर भी है। इसका सही आंसर हो जाएगा संयोजी ऊतक। इसे कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है, इसे कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी? कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है। अब सवाल उठता है कि संयोजी ऊतक आखिर में है क्या। तो बता दें कि यह ऊतक जो वो शरीर के सभी अन्य ऊतकों तथा अंगों को आपस में जोड़ने का जो कार्य किया जाता है वो इन्हीं ऊतकों के द्वारा किया जाता है। तरल संयोजी ऊतक जैसे कि रक्त और लसिका जैसे संवहन कह सकते हैं कि कार्य में भी ये सहायक होता है। यह ऊतक अगर बात करें तो शरीर के तापक्रम को नियंत्रित करता है और मृत कोशिकाओं को नष्ट करके मृत ऊतकों और कोशिकाओं की पूर्ति भी करने का काम जो वो संयोजी ऊतक का होता है। बता दें कि नाभि रज्जु में प्रौढ़ संयोजी ऊतक है, नाभि रज्जु में प्रौढ़ संयोजी ऊतक है। और प्राणियों में बता दें कि प्राणियों में यानी जो भी जीव जंतु है उनमें से एडिपोसाइट, एडिपोसाइट ये नाम आपको याद रखना है। एडिपोसाइट नामक संयोजी ऊतक में वसा जो वो संग्रहित होता है। तो प्राणियों में एपिडोसाइट जो है, एडिपोसाइट है जो कि संयोजी ऊतक में वसा संग्रहित होती है। दूसरा ऑप्शन आपको दिख रहा है यहाँ पे पेशी ऊतक, है ना। दूसरा इसमें से दिख रहा है आपको पेशी ऊतक। अब पेशी ऊतक क्या होता है? इसे कहा जाता है मसल टिश्यू। इसे क्या कहा जाता है? मसल टिश्यू कहा जाता है ना। मसल टिश्यू इसे कहा जाता है। ठीक है, इसे मसल टिश्यू हम लोग कहते हैं। अब पेशी ऊतक का क्या कार्य होता है? तो बता दें कि इसे एक और नाम से जाना जाता है जिसे संकुचनशील ऊतक भी कहा जाता है। तो इसे एक और नाम से जाना जाता है जिसे संकुचनशील ऊतक भी कहा जाता है, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कंट्रेक्टाइल टिश्यू कहते हैं। शरीर के सभी पेशियां जो वो इन्हीं ऊतक से मिलकर के बनी होती है। पेशी ऊतक मुख्य रूप में 3 प्रकार के होते हैं, वो अलग बात है, वो उसको हम पढ़ेंगे हम लोग, है ना। जो कि अरेखित होता है, रेखित होता है और हृदय पेशी होता है। तो वो 3 प्रकार के जो वो देखने को मिलता है हड्डी, है ना। जो भी पेशी बने होते हैं वहाँ 3 प्रकार के देखने को मिलते हैं। लेकिन याद रखिएगा जितने भी शरीर की पेशियां बनी है वो सभी इन्हीं ऊतक से मिलकर के बने हैं, पेशी ऊतक से मिलकर के बने, जिसे मसल टिश्यू भी कहा जाता है। तीसरा इसमें ऑप्शन आपको दिख रहा है वो है तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक को नर्व टिश्यू कहा जाता है, इंग्लिश में इसे नर्व टिश्यू कहा जाता है, नर्व टिश्यू। ठीक है, नर्व टिश्यू है क्या? तो इसे बता दें कि इसे चेतना ऊतक भी कहा जाता है, इसे चेतना ऊतक भी कहा जाता है, चेतना ऊतक भी इसे कहा जाता है। जीवों की तंत्रिका जो है वो इन्हीं ऊतकों से मिलकर के बना हुआ है। जीवों की तंत्रिका तंत्र जो है इन्हीं ऊतकों से मिलकर के बना हुआ है। और बता दें कि यह जो वो 2 प्रकार की विशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। एक तो होता है तंत्रिका कोशिका जिसको न्यूरॉन्स भी कहा जाता है, और दूसरा होता है न्यूरोग्लिया, है ना। यह ऊतक शरीर में होने वाले जो भी सभी प्रकार के अनैच्छिक और ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करने का काम करता है, वो है तंत्रिका ऊतक। क्लियर हो गया?
याद रखिएगा, जन्म के बाद मानव के तंत्रिका ऊतक में कोशिका विभाजन नहीं होता है। तो जन्म के बाद में मानव के तंत्रिका ऊतक में कोशिका विभाजन नहीं होता है, ये भी आपको याद रखनी है। लास्ट आपका दिख रहा है एपिथेलियम ऊतक, जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है? इसे हिंदी में उपकला ऊतक कहा जाता है। इसे हिंदी में उपकला ऊतक भी कहा जाता है। उपकला ऊतक भी इसे हिंदी में कहा जाता है। ये ऊतक मुख्य रूप में जंतु की बाहरी और भीतरी या स्वतंत्र सतहों पर पाए जाते हैं। इसमें रुधिर कोशिकाओं का अभाव होता है जनरली, जिसके कारण से इस ऊतक की कोशिका का पोषण जो वो विसरण के माध्यम से लसिका द्वारा किया जाता है। बता दें कि यह शरीर के कई महत्वपूर्ण अंगों में पाया जाता है, जैसे त्वचा की बाह्य सतह पर, अगर जो भी त्वचा होता है, त्वचा की जो बाह्य सतह होता है वहाँ पे, हृदय में, है ना, हृदय में, फेफड़ा में, उसके अलावा वृक्क के चारों ओर पाया जाता है, यकृत एवं अन्य जनन ग्रंथियों की दीवारों आदि पर देखने को मिलता है। यह ऊतक बता दें कि शरीर के अंतरंगों को चोट से बचाता है तथा इन्हें नम बनाए रखता है। तो ये आपको पता है कि उपकला ऊतक जो होता है, जिसको हम एपिथेलियम ऊतक कहते हैं, यह मुख्य रूप में हमारी त्वचा में, है ना, और भी कई ऐसे जगह पे होता है जहाँ पे हमारे यह ऊतक जो वो शरीर के अंतरंगों यानी अंदर वाले शरीर के पार्ट को चोट से बचाने का काम करता है ना, एक कह सकते हैं कि सुरक्षा प्रदान करता है यह ऊतक। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा संयोजी ऊतक। अगला सवाल है कि पौधे प्रकाश की किस हार्मोन के कारण झुक जाते हैं? यह सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है और बता दें कि सबसे पहले इसका आंसर बता देते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे कि आखिर में पौधों में यानी पादप हार्मोन कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी यानी ऑक्सिन। ऑक्सिन होता क्या है? तो सबसे पहले बता दें कि 1880 ईस्वी में इसे डार्विन के द्वारा इसका खोज किया गया था, ऑक्सिन हार्मोन का। यह पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन मुख्य रूप में है ना। यह पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन जो वो कहलाता है ऑक्सिन हार्मोन। अगर पूछा जाए कि इसका निर्माण पौधे के किस सतह में होता है, तो बता दें कि इसका निर्माण जो वो पौधे के ऊपरी हिस्सों में होता है। तो इस ऑक्सिन हार्मोन का कार्य क्या होता है? तो इसके कुछ प्रमुख कार्य होते हैं, जैसे कि इसके कारण पौधों में शीर्ष की प्रमुखता हो जाती है और पार्श्विक कक्षीय कलिकाओं की वृद्धि रुक जाती है। यानी कह सकते हैं कि आगे का भाग जो वो मुड़ जाता है, तो ये लंबाई रोकने के लिए कह सकते हैं कि वृद्धि दर रोकने का काम करता है। दूसरा होता है कि यह पत्तियों का विलगन रोकता है, यह खरपतवार को नष्ट कर देता है, इसके द्वारा अनिषेक फल प्राप्त किए जाते हैं और यह फसलों को गिरने से बचाता है। ये सभी महत्वपूर्ण कार्य जो है वो ऑक्सिन हार्मोन का होता है। तो क्या इसके अलावे और भी हार्मोन्स होते हैं पेड़ पौधों में? तो हाँ, इसके अलावे जिब्रेलिन्स हार्मोन होता है, साइटोकाइनिन होता है, एब्सिसिक एसिड होता है, एथिलीन होता है, फ्लोरिजेंस होता है, ट्रोमेटिन होता है। ये सभी जो वो पौधों के हार्मोन्स ही हैं, है ना। यहाँ पे कुछ आपको उदाहरण दिख रहे हैं, जैसे ट्रोमेटिन। अब ट्रोमेटिन की बात करें तो यह एक प्रकार का डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल है। इसका निर्माण जो वो घायल कोशिका में होता है, जिससे पौधे के जख्म जो वो भर जाते हैं। मान लीजिए कि एक पौधा यहाँ पे है, कोई एक व्यक्ति गया और यहाँ पे 2-3 टांगी आकर के मार करके, भले वो काटा नहीं लेकिन यहाँ पे काट कर हल्का दाग दे करके चल गया। तो वो क्या होता है ना कि ट्रोमेटिन हार्मोन्स के कारण से ही यह जो वो कुछ दिनों के बाद में जो काटा गया था वो धीरे धीरे क्या होता है, ठीक हो जाता है, यानी घाव जो था उसमें भर जाता है। आपको एक और दिख रहा है जिब्रेलिन्स। तो जिब्रेलिन्स का काम क्या होता है? अगर जिब्रेलिन्स की बात करें, ठीक है, तो जिब्रेलिन्स हार्मोन अगर बात करें, मुख्य रूप में इसकी खोज जो वो जापानी एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम था कुरोसावा। क्या था? कुरोसावा, जो कि एक जापानी वैज्ञानिक थे। इन्होंने ही कुरोसावा के द्वारा ही 1926 ईस्वी में जिब्रेलिन्स हार्मोन की खोज की गई थी। यह भी एक पादप हार्मोन है, यानी पेड़ पौधों में ही पाया जाने वाला हार्मोन है। तो इसका मुख्य रूप में अगर बता दें कि यह बौने पौधे को लंबा कर देता है। जो बौने पौधे होते हैं, जो छोटे पौधे होते हैं, उनको लंबा करने का काम जो है वो जिब्रेलिन्स हार्मोन का काम होता है। यह फूल बनने में भी मदद करता है। यह पेड़ पौधों में जो वो फूल बनने में मदद करता है। यह बीजों की प्रसुप्ति भंग कर उनको अंकुरित होने के लिए प्रेरित भी करता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण
याद रखेंगे आपको। साथ ही साथ एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है कि जिब्रेलिन्स जो वो कवक से निकाले जाते हैं, जिब्रेलिन्स कवक से निकाले जाते हैं। इसके अलावे एक आपको अंत में दिख रहा है इथिलीन, है ना। इथिलीन की बता दें कि इसे एकमात्र एक यह हार्मोन है जो गैसीय रूप में पाया जाता है। यह भी सवाल कई बार पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा एक पादप हार्मोन है जो गैसीय रूप में पाया जाता है। तो यह भी सवाल कई बार जो वो पूछा गया है। ठीक है, साथ ही साथ आपको याद रखना कि हार्मोन के रूप में इसे बर्ग ने 1962 में बर्ग ने इसे खोजा था 1962 ईस्वी में। तो याद रखेंगे 1962 ईस्वी में बर्ग के द्वारा इसे खोजा गया था और यह गैसीय रूप में पाया जाने वाला एकमात्र हार्मोन है। यह फलों को पकाने में और मादा पुष्पों की संख्या में वृद्धि करता है और यह पत्तियों, फूलों और फलों के विलगन को प्रेरित भी करता है। तो यह फल को पकाने में जो महत्वपूर्ण भूमिका काम करता है वो प्राकृतिक रूप से जो फल पकते हैं, मान लेते हैं कि आपके पेड़ में आम पक गया, तो वो किसके कारण से, ये इथिलीन हार्मोन की वजह से ही आपको जो वो फल पकता है। ये भी आपको चीज़ें याद रखनी है। अगला सवाल है कि कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। तो यह भी सवाल कई बार जो वो पूछा गया कि कवक की कोशिका भित्ति जो है वो किससे मिलकर के बनी हुई है। तो बता दें कि कवक की कोशिका भित्ति जो बना होता है वो काइटिन का बना होता है। किसका बना होता है, काइटिन का बना होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सवाल उठता है कि कवक का अध्ययन क्या कहलाता है, तो इसे कवक विज्ञान या तो फिर माइकोलॉजी कहा जाता है। कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, और इसकी कोशिका भित्ति जो बना होता है वो काइटिन का मिलकर के बना हुआ होता है। कवक में संचित जो भोजन होता है वो ग्लाइकोजेन के रूप में जो वो संचित रहता है। ये सारी बातें आपको ध्यान रखना है इसके बारे में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं अगले सवाल पे। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है, तो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ जो वो इसका नाम है हीरा, है ना। तो ये आपको याद रखना है, यह इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी हीरा। अगला सवाल है कि किस विटामिन की कमी से ब्लड थक्का नहीं जमता है, यानी कौन सी विटामिन है जिसकी कमी से ब्लड का थक्का नहीं जमता है। तो वो विटामिन का नाम है विटामिन के, है ना, विटामिन के। इसका जो वो सही आंसर हो जाएगा, जिसको हम फिलोक्विनोन कहते हैं। क्या कहते हैं, फिलोक्विनोन कहते हैं इसे। ठीक है, कई सारे विटामिन होते हैं, इसमें से अगर विटामिन के नाम की अगर बात करें तो जैसे विटामिन सी, इसको एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसे एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है, एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। क्लियर हो गया। विटामिन ए को क्या कहा जाता है, इसे रेटिनॉल कहा जाता है ना, इसे रेटिनॉल कहा जाता है। विटामिन ए को रेटिनॉल कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा विटामिन डी को अगर बात करें तो यहाँ पे दो चीज़ आपको याद रखना है ना, विटामिन डी और विटामिन ई। विटामिन डी और विटामिन ई यहाँ पे दो आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो यहाँ से भी कई बार सवाल जो वो पूछे जाते हैं। इसके अलावा विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, है ना, B6, B7 जिसको बायोटिन कहा जाता है, B1 को कहा जाता है थायमिन, B2 को कहा जाता है राइबोफ्लेविन, B3 को कहा जाता है नियासिन या निकोटिनामाइड, B5 को पेंटाथोनिक एसिड कहा जाता है, B6 को पायरोडॉक्सिन कहते हैं, B7 को बायोटिन कहा जाता है, B9 को फॉलिक एसिड कहा जाता है, जबकि विटामिन B12 को साइनोकोबालामिन कहा जाता है। तो ये कुछ बी ग्रुप के महत्वपूर्ण जो वो आपको विटामिन के बारे में आपको नाम याद रखने हैं। इससे होने वाले कई अलग अलग प्रकार के रोग भी होते हैं, इसके बारे में भी कई बार सवाल जो वो पूछा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं अगले सवाल पे। फूल के किस भाग को अंडप कहा जाता है, तो फूल के किस भाग को अंडप कहा जाता है। तो फूल के कुछ भाग ऐसे होते हैं जिसके बारे में आपको जानना काफ़ी आवश्यक होता है। यहाँ से कई बार सवाल जो पूछे गए हैं एग्जाम में, खास करके फूल से आपको जो वो हर एग्जाम में जरूर सवाल जो वो पूछा जाता है। बता दें कि पौधे के जनन अंग जो होता है मुख्य रूप में पुष्प में 4 भाग होते हैं, है ना। कौन कौन से भाग होते हैं, एक होता है बाह्य दलपुंज, एक होता है बाह्य दलपुंज, ठीक है। दूसरा क्या होता है, दूसरा इसे कहा जाता है दलपुंज, दलपुंज। इसको इंग्लिश में अगर बात करें तो इसे कहा जाता है कोरोला।
इसे कहा जाता है कैलिक्स। उसके अलावा तीसरा इसमें आता है पुमंग, तीसरा इसमें आता है पुमंग, है ना, जिसको इंग्लिश में एंड्रोसियम कहा जाता है। और चौथा आता है जायांग, चौथा क्या है, जायांग, जिसको हम क्या कहते हैं, जाइनोसियम कहते हैं, है ना। ये 4 प्रकार के जनन अंग पाए जाते हैं पुष्पों में, ठीक है। इनमें से पुमंग जो है वो नर है ना, नर जननांग है, और जायांग जो है ये मादा जननांग है। ये आपको ध्यान रखना है दोनों, यहाँ से कई बार सवाल जो पूछा गया है। क्लियर हो गया। तो ये ऊतकों के बारे में आपको जरूर याद रखना है, यहाँ से कई बार सवाल जो पूछा गया है। अगर यहाँ से पूछे कि किस भाग को अंडप कहा जाता है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी मादा भाग को। पुमंग क्या होता है जी, तो पुमंग एक या एक से अधिक पुंकेसर होते हैं, है ना। पुंकेसर में परागकण होते पाए जाते हैं, पुंकेसर में परागकण पाए जाते हैं, पुंकेसर में परागकण पाए जाते हैं, पुंकेसर में परागकण पाए जाते हैं। परागकण किसे कहते हैं, इसे हम पोलिन ग्रेन्स कहते हैं, पोलिन ग्रेन्स कहते हैं। जायांग क्या होता है, तो जायांग में जो वो इसमें अंडप होता है, जायांग में क्या होता है, अंडप होता है, जो कि सवाल भी पूछा गया आपका, है ना। जायांग जो कि यह मादा भाग है ना, इसमें से अंडप होता है। अगर बात करें अंडप के कितने भाग होते हैं, तो अंडप के 3 भाग होते हैं। यहाँ से भी कई बार सवाल पूछा गया है। इसमें से 3 भाग होते हैं। एक को कहा जाता है अंडाशय, है ना, एक को कहा जाता है अंडाशय, जिसको हम लोग इंग्लिश में ओवरी कहते हैं। दूसरा को कहा जाता है वर्तिका, दूसरे को कहा जाता है वर्तिका, जिसे हम लोग अस्टाइल कहते हैं, है ना, अस्टाइल। और तीसरा क्या होता है, वर्तिकाग्र होता है, जिसको हम अस्टिग्मा कहते हैं। क्या कहते हैं, अस्टिग्मा कहते हैं। तो ये 3 भाग होते हैं जायांग के, है ना। अंडप के 3 भाग भी होते हैं। ये आपको तीनों नाम याद रखने, यहाँ से इतने सवाल जो पूछे जाते हैं। फिर आगे परागन अगर बात करेंगे तो परागन के बारे में, पोलिन ग्रेन्स के बारे में बात करें तो परागकोश से निकल करके अंडप के वर्तिकाग्र पर परागकोश के पहुँचने की क्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं, परागन कहते हैं। और परागन भी 2 प्रकार के होते हैं, एक सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा होता है क्रॉस पॉलिनेशन, जिसको परासन कहते हैं, है ना, परागन कहते हैं। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में बाद में बात करेंगे। अभी फिलहाल हम लोग आंसर करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का कितना प्रतिशत होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का प्रतिशत जो होता है वो 27.3 होता है ना। तो इस तरह से सवाल जो वो पूछा जाता है, ठीक है। 72.7 और 27.3 ये दो रूपों में बटा होता है। तो इसका आंसर याद रखिएगा। ऑक्सीजन का यहाँ पे पूछा जा रहा है, ये माफ कीजिएगा, कार्बन यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका सही आंसर हो जाएगा। 27.3% जो वो कार्बन का प्रतिशत होता है कार्बन डाइऑक्साइड में। अगले सवाल का आंसर है, अगले सवाल का आंसर करिएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में धातुओं को किस ओर रखा गया है, तो आधुनिक आवर्त सारणी को अगर आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से मिल करके आपको देखने को मिलता है ना। तो कुछ इस तरह से मिलता है देखने का। तो आधुनिक आवर्त सारणी में अगर बात करें तो धातुओं को जो रखा गया है वो किस ओर रखा गया है जी, तो धातुओं को जो रखा गया है वो बाईं ओर रखा गया है। कहाँ पे, बाईं ओर रखा गया, यानी इधर जो वो धातुओं को रखा गया है, इधर जो वो अधातु को रखा गया है। तो ये सारी बातें आपको याद रखना है। जबकि अंत में ये आपको पता है कि अंत में यहाँ पे क्या है, निष्क्रिय गैस जो जिसको नोबेल गैस कहता है वो अंत में रखा गया है, ठीक है। बाकी का हेलोजन ग्रुप का अलग अलग बना हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आपको पहले से पता होगा। अगला सवाल है कि प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या है, प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या है। तो देखिए प्रोपेन, यहाँ पे 3 आपको चीज़ें याद रखना होता है। एक होता है एल्केन, एक होता है एल्कीन और एक होता है एल्काइन, ठीक है। ये हेलोजन ग्रुप का 3 आपको चीज़ें 3 नाम याद रखने हैं। एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2, एल्कीन का होता है CnH2n और एल्काइन का होता है CnH2n-2। तो ये तीनों का सूत्र आपको याद रखना होता है। यहाँ पे कार्बन के जगह पे आप संख्या देते जाइए, आपका हाइड्रोजन का संख्या मिलता जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि वो किस ग्रुप का है। तो हम लोग जानते हैं कि संख्यात्मक रूप में देखें तो मीथेन, इथेन और प्रोपेन। तो प्रोपेन जो आता है वो 3रे नंबर पे आता है ना। प्रोपेन जो वो 3रे नंबर पे आता है, यानी कार्बन 3 होगा। तो देख लीजिए कार्बन 3 कहाँ पे है। और एल्केन ग्रुप का यानी प्रोपेन का सूत्र होगा इस तरह से होता है, 3 कार्बन और इसमें से हाइड्रोजन।
तो अगर हाइड्रोजन आप जोड़े तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह से इतना हार्मोन हाइड्रोजन इसमें से लगेगा। तो हाइड्रोजन की संख्या आप गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो कुल 8 हाइड्रोजन है और 3 कार्बन है। कहाँ पे दिख रहा है? तो ऑप्शन सी में दिख रहा है। बिल्कुल इसका सही आंसर जो है वो सी हो जाएगा। अगला सवाल है कि शुष्क सेल में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित रहती है? तो शुष्क सेल में ऊर्जा जो संग्रहित रहता है वो किस रूप में रहता है? तो बता दें कि यह रासायनिक ऊर्जा के रूप में संग्रहित रहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि तारों में प्लाज्मा बनने की मुख्य कारण क्या है? तारों में प्लाज्मा बनने का मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण होता है उच्च ताप। तारों में प्लाज्मा बनने का मुख्य कारण जो होता है वो होता है इसका उच्च ताप का। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है कि हम लोगों के शरीर में भोजन का संग्रह किस रूप में होता है? तो अभी हमने आपको बताया कि हमारे शरीर में जो भोजन का संग्रहण होता है वो ग्लाइकोजेन के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? ग्लाइकोजेन के रूप में हमारे शरीर में जो वो भोजन का संग्रहण होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है कि ओडोमीटर का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? ओडोमीटर का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? तो बता दें कि गाड़ियों की दूरी को मापने के लिए जो वो ओडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। एक होता है स्पीडोमीटर, एक होता है स्पीडोमीटर। तो स्पीडोमीटर का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? स्पीडोमीटर का प्रयोग जो वो गति मापने के लिए मापा जाता है ना, स्पीड मापने के लिए ये जो वो प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें आपको याद रखने हैं। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? तो वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है ना। इसको आंसर हो जाएगा त्वरण, जिसको हम लोग एक्सेलरेशन कहते हैं, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है जी? त्वरण कहा जाता है। क्लियर हो गया? चलिए, तो आप आवाज़ से भी पता चल रहा होगा कि इसी को एक्सेलरेशन कहा जाता है, जो कि एक्सेलरेट किया जाता है ना। चलिए अगला सवाल है कि विद्युत प्रवाह की अंतर्राष्ट्रीय मानक इकाई क्या है? तो विद्युत प्रवाह की इकाई जो होता है वो एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर, जिसको ए से डिनोट किया जाता है। कई जगह पे एएमपी भी डिनोट किया जाता है। तो विद्युत प्रवाह या विद्युत धारा, ये दोनों का है ना, धारा को ही प्रवाह कहते हैं, है ना। धारा या तो विद्युत प्रवाह, ये दोनों नाम अगर आपको दिखे तो याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा एम्पियर। ठीक है, बाकी की चीज़ें हमने पहले बता दिया। वाट जो वो शक्ति की इकाई है, वाट जो वो शक्ति की इकाई है। किलो वाट किसका है? तो केजी अगर पूछे तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखना। केजी जो वो द्रव्यमान का मात्रक है। किसका है? द्रव्यमान का मात्रक है। ठीक है, और किलो वाट आवर जो वो आपको कमेंट करके बताना है कि किलो वाट आवर ये किसकी इकाई है, ये आप कमेंट करके हमें बता दीजिएगा। जबकि ओम जो वो प्रतिरोध का मात्रक है, ये आप सभी को तो पता है। अगला सवाल है कि वृषण ग्रंथि में कौन सा हार्मोन उत्सर्जित होता है? वृषण ग्रंथि में कौन सा हार्मोन उत्सर्जित होता है? अब यहाँ से भी सवाल जो वो 2-3 सवाल पूछे जाते हैं। पहला सवाल कैसा पूछा जाता है कि आखिर में हमारे शरीर में कौन कौन से हार्मोन होते हैं। पहला सवाल तो ये पूछा जाता है कि हमारे शरीर में कौन कौन से हार्मोन होते हैं, यहाँ से सवाल पूछ लिया जाता है ना। तो अगर हार्मोन्स में बात करें तो यहाँ पे 2 भागों में बटा होता है। एक होता है मेल हार्मोन्स और एक होता है फीमेल हार्मोन्स, है ना। तो यहाँ से भी सवाल जो वो कई बार पूछे जाते हैं कि मेल्स में कौन हार्मोन पाए जाते हैं और फीमेल में कौन सा हार्मोन पाए जाते हैं। तो यहाँ पे जो दिख रहा है आपको टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन जो होता है ये पुरुषों में पाया जाने वाला हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन। जबकि एस्ट्रोजन, रिलैक्सिन, है ना, रिलैक्सिन नहीं, एस्ट्रोजन जो होता है ये महिलाओं में पाया जाने वाला हार्मोन है। ठीक है, एस्ट्रोजन जो वो महिलाओं में पाया जाने वाला हार्मोन है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें आपको याद रखना है। तो याद रखिएगा, टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो पुरुषों में पाया जाने वाला, और वृषण ग्रंथि कहाँ पे होता है? तो पुरुषों में होता है, और इसमें से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन उत्सर्जित होते हैं। अगला सवाल है किसी तने हुए रबर बैंड में कौन सी ऊर्जा होगी? किसी तने हुए रबर बैंड में कौन सी ऊर्जा होगी? तो इसमें से बता दें कि इसमें से स्थितिज ऊर्जा होगा। जैसे एक सवाल यहाँ से 2-3 सवाल पूछा जाता है, स्थितिज ऊर्जा इनमें से किसमें है? तो खींचा हुआ धनुष, है ना, खींचा हुआ धनुष, तना हुआ रबर बैंड, ये सभी खिंचाव में यानी जहाँ पे स्थिर हो तो वो क्या कहलाता है? स्थितिज ऊर्जा के अंतर्गत कहा जाता है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? स्थितिज ऊर्जा जो इसका सही आंसर हो जाएगा।
अगला सवाल है कि किस वर्ग के पौधे को एम्फीबिया वर्ग भी कहा जाता है? किस पौधे के वर्ग को एम्फीबिया वर्ग भी कहा जाता है? यहाँ से भी सवाल जो वो कई बार पूछे गए हैं कि इनमें से किस वर्ग को एम्फीबिया वर्ग कहा जाता है ना? तो किस वर्ग को एम्फीबिया वर्ग कहा जाता है, तो इसका आंसर पहले आपको बता देते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे। तो बता दें कि इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा जो वो इसका सही आंसर हो जाएगा, जिसे एम्फीबिया वर्ग भी कहा जाता है ना? तो ब्रायोफाइटा जो वो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिल्कुल इसका जो वो राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से भी कई बार सवाल पूछे जाते हैं कि इनमें से कौन से जो वो वर्ग को पौधे का एम्फीबिया वर्ग यानी उभयचर, एम्फीबिया का अर्थ क्या होता है? उभयचर, उभयचर। ठीक है, तो इसे कहा जाता है उभयचर कहा जाता है। तो ये आपको पता चल गया कि ये जो होता है वो ब्रायोफाइटा को कहा जाता है। क्लियर हो गया? तो ये सवाल थे मुख्य रूप में। आगे बढ़ते हैं, आते हैं अगले सवाल पे। शरीर में रक्त के अंतर्गत कौन से भाग पदार्थों का परिवहन करते हैं? शरीर में रक्त के अंतर्गत कौन से भाग पदार्थों का परिवहन करते हैं? तो इसका जो आंसर हो जाएगा है ना, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी प्लाज्मा। प्लाज्मा जो होती है वो शरीर में रक्त के अंतर्गत प्लाज्मा पदार्थों को जो वो परिवहन करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके मुख्य रूप में 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। उम्मीद करते हैं कि आज का ये सेशन आप सभी को पसंद आया होगा। चलिए तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।